हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र बचपन एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 31। तो चलिए देखते हैं। आज हम देखेंगे फ्रायड के व्यक्तित्व का सिद्धांत और ये आपके 2019 डीडी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, फ्रायड के सिद्धांत को मनोविश्लेषण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहीं भी मनोविश्लेषण शब्द मिले तो वो फ्रायड से ही संबंधित माना जाता है। मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन में मनोविश्लेषण संबंध जहाँ भी शब्द ये मिले तो वो समझिए आपका फ्रायड के लिए यूज हुआ है। सिगमंड फ्रायड ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क के व्यवहार और चैतन्यता का आधार बताया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, सिगमंड फ्रायड जो बालक की बाल्यावस्था के जो अनुभव होते हैं वयस्क के व्यवहार और चेतनता का आधार बताया। उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो जो मन की अवस्था होती है वो 3 तरह की होती है फ्रायड के अनुसार, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो फ्रायड के सिद्धांत में व्यक्तित्व के संबंध में निम्नलिखित रूप से 2 तथ्य सामने आते हैं। दोस्तों, इस तरह हम देखें जो फ्रायड का व्यक्तित्व सिद्धांत है उसमें हम देखेंगे तो व्यक्तित्व के संबंध में 2 रूप एक तरह से सामने आते हैं। पहला है व्यक्तित्व की संरचना और दूसरा व्यक्तित्व का विकास। तो 2 तथ्य इनकी ये थे कि इसमें व्यक्तित्व की संरचना किस तरह से है और व्यक्तित्व का विकास किस तरह। तो व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। इड है, ईगो है और सुपर ईगो है, जिसे इदम अहम तथा अत्याहम, जिसे परम अहम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो इन्होंने व्यक्तित्व संरचना को 3 भागों में बांटा और इसमें इदम यानी कि अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जो इड होता है, यानी इसको हिंदी में इदम कहते हैं, वो क्या करता है, अचेतन मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। जब इद होता है तो उसमें जो मन होता है व्यक्ति का, जो मस्तिष्क होता है, वो अचेतन अवस्था में होता है। यह मूल प्रवृत्त्यात्मक प्रकृति का होता है। मूल प्रवृत्ति जिस व्यक्ति की जैसी होगी उसी की प्रकृति में वो रहता है। तो एक तरह से कहेंगे कि हम जो अचेतन मस्तिष्क है वो व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है इदम अवस्था में। और यह अचेतन मन में निहित विभिन्न प्रकार की इच्छाओं, प्रेरणाओं, वासनाओं आदि की तत्काल संतुष्टि चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें जो अचेतन मन है वो विभिन्न प्रकार की जो इच्छाएं हैं, प्रेरणाओं और वासनाएं आदि की तत्काल संतुष्टि चाहता है। ये जो इदय होता है और यह सुखवादी सिद्धांत और भौतिक सुख के से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। तो इदम जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, वो हम कह सकते हैं कि वो जो भौतिकवादी सुख है उससे प्रभावित होता है कहीं ना कहीं। तो वो जो उसकी जो वासनाएं या प्रेरणाएं या फिर हम कह सकते हैं उसकी जो इच्छाएं हैं वो उसकी तत्काल पूर्ति चाहता है। इदम अवस्था में हम बात कर रहे हैं। तो यह सुखवादी सिद्धांत और भौतिक सुख से पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इसमें नैतिकता, तार्किकता, समय, स्थान, धर्म और मूल्यों आदि का कोई स्थान नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें जो व्यक्ति की इदम यानी कि अचेतन अवस्था होती है, ये अपनी जो भी इच्छाएं उसकी पूर्ति तत्काल चाहता है और इसके लिए वो नैतिकता का भी ध्यान नहीं रखता और एक तरह से हम कह सकते हैं तार्किकता यानी कि जो उसके अंदर तार्किक क्षमता उसका भी ध्यान नहीं रखता। ना ही उसे समय का ध्यान रहता है, ना ही उसे धर्म और मूल्यों का। तो एक तरह से कह सकते हैं ये एक तरह से अविवेकपूर्ण रहता है। इदम अवस्था जो होती है, जो अचेतन मस्तिष्क होता है, वो एक तरह से अविवेकपूर्ण होता है। यह जन्मजात और वंशानुक्रम होता है। ये क्या होता है, जन्मजात भी होता है और वंशानुक्रम भी होता है। इदम को फ्रायड ने पूर्वजों के स्मृति अवशेषों का भंडार माना है। तो ये पूर्वजों के द्वारा एक तरह से वंशानुक्रम के रूप में ये हमारे जीन में होता है। अब हम देखते हैं कैल्विन हॉल के अनुसार जो व्यक्ति उचित रूप से समायोजित होता है अहम उसके व्यक्तित्व का कार्य संपादन करता है।
और आगे देखते हैं, यह इदम और अहम अव्यहम को नियंत्रित तथा शासित करता है और समग्र व्यक्तित्व के हित तथा उसके दूरस्थ और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य जगत से संपर्क बनाए रखता है। यदि अहम कार्य संपादन निपुणता से करता है तो समायोजन की स्थिति बनी रहती है, और यदि अहम अपनी शक्ति को त्याग देता है, यह इदम और अत्यहम या बाह्य जगत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, तो असमायोजन की स्थिति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, अब इसके पहले हम देख रहे थे इदम, जिसमें क्या था, अचेतन। इदम का मतलब हमने क्या देखा था, अचेतन। उसके बाद है अहम यानी कि ईगो। ईगो में आप देखेंगे, ईगो में आपका जो व्यक्तित्व का कार्य संपादन करता है, ये एक तरह से उचित रूप से समायोजित होता है। ये क्या होता है, समायोजित होता है। किस तरह से, उसके तार्किक समय और स्थान, धर्म और मूल्यों आदि का ये ध्यान रखता है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का अगर वो ध्यान रखता है, जो अहम है, जिसको हम ईगो भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से समायोजन होता है। यह इदम और अव्ययम यानी कि इदम और परमहम, जिसको अत्यहम भी कहते हैं, इन दोनों को ये नियंत्रित और शासित करने का कार्य करता है। क्योंकि जो इदम होता है वो अचेतन अवस्था में होता है, तो अचेतन अवस्था में व्यक्ति जिसको अपने ना समय का ध्यान होता है, ना मूल्यों, ना नैतिकता, ना ही आपके तार्किकता का, तो एक तरह से वो अचेतन अवस्था में वो कुछ भी गलत कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से जो अहम है वो उसको सचेत करता है, वो उसको शासित करता है, नियंत्रित करता है, और समग्र व्यक्तित्व के हित तथा उसके दूरस्थ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाह्य जगत से संपर्क बनाए रखता है। यदि अहम कार्य संपादित निपुणता से करता है तो समायोजन की स्थिति बनी रहती है। और यहाँ पर हम देखेंगे, जो अहम है वो परम अहम और इदम यानी कि जो अचेतन मस्तिष्क है वो उसको कंट्रोल करता है, तो जिसकी वजह से जो व्यक्ति का सांसारिक जीवन से जो समायोजन है वो बना रहता है। तो यहाँ पर आगे हम देखें, यदि अहम कार्य संपादन निपुणता से करता है तो समायोजन की स्थिति बनी रहती है, और यदि अहम अपनी शक्ति को त्याग देता है तो इदम और अत्यहम या बाह्य जगत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है, तो असमायोजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें, जब व्यक्ति इदम और अत्यहम के संपर्क में आकर, जिसपे एक तरह से कह सकते हैं हम, अहम का कंट्रोल नहीं होता है, तो वो समाज में जो भी परिस्थितियाँ उसके समक्ष आती हैं वो उसी के अनुकूल एक तरह से अपने आप व्यवहार करने लगता है। वो ना ही उसके अंदर तर्क शक्ति रहती है, ना ही वो एक तरह से नैतिकता, ना ही मूल्यों का उसे ध्यान रहता है, वो गलत कार्य भी कर सकता है। तो इस तरह से क्या होता है, वो उसका जो समायोजन है वो असमायोजन में बदल जाता है, और वो जो जिस तरह का माहौल रहता है उसके समक्ष वो उस तरह से आत्मसमर्पण कर देता है। एक तरह से वो अपने जीवन की जो बागडोर थी, जिसको कह सकते हैं ईगो यानी कि अहम संभाल रहा था, वो उसके जीवन की बागडोर उसके हाथ से निकल चुकी होती है। तो आगे हम देखते हैं, अत्यहम या परम अहम का विकास सबसे देर से होता है। अत्यहम या परम अहम का विकास सबसे देर में होता है। इसके पहले हमने क्या देखा था, ईड, उसके बाद देखा ईगो, अब हम देखेंगे सुपर ईगो। तो यह नैतिक या आदर्श पक्ष कहलाता है। इसमें क्या है, ये नैतिक और आदर्श पक्ष कहलाता है। यह वह शक्ति है जिसमें आदर्शों पर अधिक बल दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो अत्यहम है वो आदर्शों पर अधिक बल देता है। यह वह शक्ति है जिसमें आदर्शों पर अधिक बल दिया जाता है। इसका निर्णय सामाजिक नियमों, मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति के जो भी निर्णय होते हैं वो सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं के आधार पर होते हैं। इसे आत्मा की आवाज़ या व्यक्तित्व का अंतःकरण भी कहा जा सकता है। आत्मा की आवाज़, जो उसके मन की आवाज़ है, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो उसके अंतरात्मा की आवाज़ है, वो यहाँ पर उस हिसाब से वो कार्य करता है। और उसके यहाँ पर यह आत्मा की आवाज़ को व्यक्तित्व का अंतःकरण भी कहा जा सकता है। उम्र के साथ साथ यह विकसित होता जाता है, और जो सुपर ईगो है वो उम्र के साथ साथ विकसित होता है। जैसे जैसे उसके अंदर अनुभव की
वृद्धि होगी वो धीरे धीरे चीज़ों में कंपैरिजन करना भी शुरू करता है और साथ ही तर्क शक्ति के माध्यम से और नैतिकता मूल्यों के आधार पर ही वो निर्णय लेता है, आदर्शों के आधार पर निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। किन चीज़ों से एक तरह से वो जो कह सकते हैं जो हमारे इतिहास की जो घटनाएं हैं उनसे भी कहीं ना कहीं वो निर्णय ले सकता है, क्योंकि वो उस तरह से बुकों के माध्यम से कह सकते हैं या अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से वो आदर्शों और नैतिकताओं का अध्ययन कर लेता है और उसी के आधार पर ही वो निर्णय लेता है, क्योंकि धीरे धीरे उम्र के साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। अब हम देखें ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यक्ति के इन तीनों भागों में रचना होती है। ये तीनों भाग व्यक्ति में उत्पन्न 3 दशाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा जो व्यक्तित्व की संरचना के आधार पर 3 भाग हमने देखे थे, यहाँ पर ईद, ईगो और सुपर ईगो। तो इन तीनों के बारे में हमने जाना। इसमें सबसे जो एक तरह से हम कह सकते हैं व्यक्ति के लिए हानि पहुंचा सकता है वो होता है ईद, जिसमें वो अचेतन मस्तिष्क उसका रहता है और वो ना ही तर्क शक्ति का ध्यान रखता है और ना ही मूल्यों का, ना ही नैतिकता। तो कहीं ना कहीं इस तरह से वो एक तरह से असमायोजित होता है व्यक्ति इस अवस्था में, और वो किसी भी गलत रास्ते पर जा सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें अहम की या सुपर अहम की, तो अहम में उसे समायोजन की शक्ति मिल जाती है। वो अगर उसमें एक तरह से खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है तो वो कहीं ना कहीं गलत कार्यों से बच जाता है। लेकिन जो सुपर ईगो होता है वो उसे हमेशा आदर्शों और नैतिकताओं की शिक्षा देता है। तो एक तरह से वो व्यक्ति को उसके जो सर्वोच्च उद्देश्य हैं उसे प्राप्त करने में सहायता करता है। तो अब हम देख चुके हैं ये तीनों ही, और ये तीनों भाग व्यक्ति में उत्पन्न 3 दशाएं होते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद है आपका, इसमें हमने देखा था व्यक्तित्व की संरचना में हमने देखा ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब हम देखेंगे व्यक्तित्व का विकास। इन्होंने फ्रायड ने, इसके पहले हमने देखा था कि फ्रायड ने निम्नलिखित रूप से 2 तथ्य सामने आते हैं व्यक्तित्व के संबंध में। तो उसमें हमने देखा था ना कि व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व की संरचना में हमने देखा ईड, ईगो, सुपर ईगो। अब व्यक्तित्व का विकास हम देखेंगे। ये आपका नंबर 2 पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, जिसमें आपने फ्रायड के सिद्धांत के आधार पर व्यक्तित्व के संबंध में 2 तथ्य सामने आए थे, व्यक्तित्व की संरचना और व्यक्तित्व का विकास। तो व्यक्तित्व की संरचना ईड, ईगो, सुपर ईगो मेन है। और व्यक्तित्व के विकास में हम देखते हैं फ्रायड ने व्यक्तित्व के विकास को 5 अवस्थाओं में समझाया। उसमें हमने देखा था कि व्यक्तित्व की जो संरचना थी इसमें 3 अवस्थाएं थी, और अब इसमें व्यक्तित्व के विकास में कितनी अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। तो नंबर 1 है आपका मुख्य अवस्था। इस अवस्था में 2 उप अवस्थाएं हैं। पहली भौतिक अनुभव। मुख्य अवस्था में 2 उप अवस्थाएं हैं मुख्य। अब इनके अवस्थाओं में 5 अवस्थाओं में नंबर पहला मुख्य अवस्था। इन मुख्य अवस्था में भी 2 अवस्थाएं हैं। जो आपकी पहली भौतिक अनुभवहीन, जो जन्म से 8 माह तक होती हैं। तो इसमें मुख्य अवस्था में क्या है? जो पहला है भौतिक अनुभवहीन, जिसमें बालक जन्म से लेकर के 8 माह तक होता है। इस अवस्था में बालक अपनी काम शक्ति की संतुष्टि मुंह, होठ, जीभ के माध्यम से करता है। तो उस समय उसकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं जो बालक की इच्छाएं होती हैं वो केवल मुख, ओठ और जीभ। उसको केवल भूख लगती है, दूध पीता है और इन्हीं तीनों चीज़ों का यूज करता है। तो लेकिन जब वो दूसरी अवस्था में पहुंचता है, यहाँ इसके पहले हम ओरल सकिंग की अवस्था थी, जो भौतिक अनुभवहीन अवस्था थी वो ओरल सकिंग की अवस्था थी। लेकिन जो दूसरी अवस्था इसी में आती है मुख्य अवस्था में, वो होती है ओरल बाइटिंग की अवस्था। यह अवस्था 6 से 18 माह तक की होती है। पहली अवस्था क्या थी? भौतिक अनुभवहीन यानी ओरल सकिंग अवस्था, जो 1 से 8 महीने, जो यानी कि जन्म से लेकर के 8 महीने तक थी। और जो दूसरी अवस्था है वो ओरल बाइटिंग की अवस्था है, जो 6 से 18 माह तक की होती है। इसमें पहली बार
विशेषताएं भी विद्यमान रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, बाल विशेषताएं, जैसे कि बालक का उठना बैठना रोना, ये सारी जो भी उसकी एक्टिविटी रहती है, चलना बोलना शुरू करना, तो कहीं ना कहीं इसमें वो बाल अवस्थाएं आती हैं और वो विशेषताएं भी हैं। और आगे हम देखते हैं, तथा अन्य नई विशेषताएं सम्मिलित हो जाती। कहने का आशय है कि मुख्य कामुकता का प्रमुख स्रोत होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जो बालक होता है उसे खाने पीने, मुंह से बुलाने, मुंह से रोने, मतलब सारी एक्टिविटी वो अपने मुंह की क्रिया के माध्यम से करने की कोशिश करता है, बोलने, रोने, चिढ़ाने, हंसने। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बच्चा मुंह बनाना, या आप देखते हैं तो बच्चा पुचकार करके हंसता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या हैं, बालक की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब ये तो हो गया आपका मुखी अवस्था, जिसमें अब दो उप अवस्थाएं हमने देखी थी, ओरल सकिंग और ओरल बाइटिंग। क्लियर। अब हम देखते हैं नंबर 2 है गुदी अवस्था। मुखी अवस्था नंबर 2, गुदी अवस्था। इस अवस्था को भी फ्रायड ने 2 भागों में बांटा। आ है आपका एनल एक्सपल्सिव, तो यह 8 महीने से 3 वर्ष तक रहती है। गुदी अवस्था भी इन्होंने क्या कहा कि 8 महीने से 3 वर्ष तक रहती है। तो इसमें बालक मलमूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि प्राप्त करता है। तो बालक इस अवस्था में 8 से जो 3 वर्ष की अवस्था होती है, वो कहीं ना कहीं वो अनभिज्ञ होता है, एक तरह से कह सकते हैं। तो इस अवस्था में जो उसे टॉयलेट, और एक तरह से हम कह सकते हैं टॉयलेट के बारे में उसे उतनी समझ नहीं रहती है, वो बिस्तर भी गीला करता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो इन्हीं सारी क्रियाओं को करने में संतुष्टि प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं बा गुदा धारण शक्ति। तो इसमें क्या होता है आपका, यह अवस्था 1 वर्ष से 4 वर्ष तक की मानी जाती है। इसमें भी हमने क्या देखा था, गुदी अवस्था में 2 अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था क्या थी, 8 महीने से 3 वर्ष तक की थी, और दूसरी अवस्था 1 वर्ष से 4 वर्ष तक की है। और इस अवस्था में बच्चे को मलमूत्र रोकने में मजा आता है। इस काल में व्यक्ति को चैन का भाव मलमूत्र त्याग करने में प्राप्त होता है, कामेच्छा गुदा केंद्रित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखिए किस तरह से जो बालक होते हैं वो शैतानी करते हैं। यहाँ पर उन्हें टॉयलेट, कभी कभी देखेंगे जो छोटे बालक होते हैं वो टॉयलेट करके बहुत खुश होते हैं और उसमें अपना हाथ पैर चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक को इन सारी क्रियाओं को करने में मजा आता है। तो अब हम देखते हैं नंबर 3 है, यहाँ पे 2 था गुदी अवस्था, यहाँ पे देखेंगे लिंग प्रधान अवस्था। यह अवस्था उसे 7 वर्ष के बीच की होती है। इसमें बच्चे की लिंगीय भेद समझने में मजा आता है। वह इस अंतर को पहचानने लगता है कि वह अपनी ज्ञानेंद्रियों को से खेलना पसंद करता है। तो यहाँ पर हम देखें किस तरह से बच्चा धीरे धीरे अपने ही हाथों पैरों से खेलना पसंद करने लगता है। नंबर 4 है यहाँ पे सुप्त तथा प्रत्यक्ष अवस्था। यह अवस्था आपका, यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे 1 2 करके दिया है, और उसके नंबर 3 आपका रोमन अंक में दे दिया है। तो इन सब चीज़ों का आप 1 2 3 सब रोमन अंक में होना चाहिए था। तो ये अवस्था लिंग प्रधान अवस्था हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सुप्त तथा अप्रत्यक्ष अवस्था। यह अवस्था 5 से 12 वर्ष की है। इस अवस्था में बालक की काम क्रियाएं प्रायः शांत सी रहती हैं, जिसका मुख्य कारण सामाजिक भय होता है। इस अवस्था में वह दूसरी अन्य चीज़ों में रुचि लेने लगता है। तो दोस्तों एक तरह से सामाजिक भय बालक के अंदर आ जाता है कि वो जो भी गंदी हरकत करेगा उसके लिए उसे डांट पड़ जाएगी, या फिर वो फटकार लग जाएगी, एक तरह से हम कह सकते हैं बड़ों के द्वारा, चाहे वो समाज में रहे या फिर परिवार में। तो कहीं ना कहीं वो जो गलत कार्य करेगा उसके लिए उसे दंड मिल सकता है। तो इसलिए इस अवस्था में वो कुछ गलत कार्य करने की, जैसे वो जब बचपन में जब थोड़ा छोटा था तो उस समय वो टॉयलेट करके खुश होता था एक तरह से, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो इन सब चीज़ों के अंदर से उसे डर हो गया कि कहीं ना कहीं अगर अब मैं पैंट में टॉयलेट करता हूँ तो कहीं ना कहीं बड़े लोग उसको डांटेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि धीरे धीरे वो गलत आदतों को सुधारना शुरू कर देता है।
तो इस अवस्था में वह दूसरी अन्य चीज़ों में रुचि लेने लगता है। इस तरह से वह अपने बड़ों की सहायता करने लगता है या बड़ों के साथ कहीं आना जाना, इस तरह के कार्यों में वो रुचि लेने लगता है। तो अब हम देखते हैं नंबर 5। दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नंबर 5 हम देखें, ज्ञानेंद्रीय जनेंद्रीय अवस्था। यह किशोरावस्था के बाद काल है। इसमें लड़के लड़कियां अपने गुप्तांगों को जनेंद्रियों के रूप में देखने लगते हैं। लैंगिकता अवस्था में फिर से फूट पड़ती है। इस काल में मुख्य गुदा लिंगीय कामुकता जनन संबंध आवेगों के साथ घटित हो जाते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे जैसे ये अवस्था नंबर 5 की अवस्था हम देखें तो ये अवस्था हो जाती है किशोरावस्था, जिसमें एक तरह से किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से लिंगीय भेदभाव, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, ये सारी चीज़ें वो धीरे धीरे हर चीज़ों के बारे में जानने सुनने और समझने लगते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने आप को परिवर्तन की वजह से, शारीरिक परिवर्तन की वजह से वो अपने आप को बड़ा महसूस करने लगते हैं और समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, समाज में अपने आप का अपना जो स्तर वो ऊंचा करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि जो फ्रायड ने व्यक्तित्व के संबंध में जो सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत को उन्होंने 2 भागों में रखा, व्यक्तित्व संरचना और व्यक्तित्व का विकास, जिसमें हमने व्यक्तित्व संरचना में ईड, ईगो, सुपर ईगो देखा और व्यक्तित्व के विकास में 5 अवस्थाएं देखी, मुखी अवस्था, गुदीय अवस्था और लिंग प्रधान अवस्था, सुप्त या अप्रत्यक्ष अवस्था और ज्ञानेंद्रिय अवस्था। तो दोस्तों इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए और हमेशा खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में ये सारी वीडियोज के लिंक दे रखे हैं, जो भी आपके 4 पेपर कंपलसरी पेपर होते हैं। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।